मैं प्रीतम, आपको अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है भौतिकी। भौतिकी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल्स के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं एमसीक्यू डिस्कशन करवाऊंगा, ताकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काफ़ी लाभ साबित होगा। जैसा कि आपको पता है कि विगत दिनों में ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसके तैयारी के लिए आपको फास्ट रिवीजन मैं करवाऊंगा, फटाफट रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आपका जो भी डाउट्स क्लियर हो सके और माइनर से माइनर जो भी गलतियां आप परीक्षा में करते हैं उनसे बचने का आपको अच्छा से अच्छा सरल तरीका मिल पाएगा। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर लिए चलता हूँ। यांत्रिकी के अंतर्गत हमने जो आपको सेट 1, 2, 3 सेट 3 तक मैं करवा दिया। अब मैं सेट 4, 5 और 6 यानी कि 3 सेट का और डिस्कशन अभी मैं आपको करवाऊंगा। सेट 4 का पहला प्रश्न है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता? नहीं, पानी का घनत्व तो कम होता लेकिन आयतन बढ़ जाता है, इसके कारण नहीं होता है। फिर बी में दिया जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप तोड़ देती है, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये सही है। डी में जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है, ये नहीं। सही रीजन होगा कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर सबसे पहले अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर जाता है, जैसे 10 से अगर नीचे जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपको आयतन घट रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आयतन सबसे कम रहता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे कम रहता है और घनत्व सर्वाधिक होता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे जाता है और पानी जमने लगता है उसमें आयतन घटते जाता है। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? जमने पर बोतल सिकुड़ता है? नहीं। जमने पर जल का आयतन घट जाता है? ये भी नहीं। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है? ये सही होगा। और डी में दिया कि कांच ऊष्मा का कुचालक है, ये रीजन नहीं है। सही रीजन है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, और जल का आयतन बढ़ गया तो निश्चित तौर पे उसका बोतल जो है चटक जाएगा, टूट जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाएगा? आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा, ये नहीं। परिवर्तन तो होगा ही। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा? नहीं, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। लेकिन फिर 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे नीचे जाते हैं घनत्व कमता है और आयतन बढ़ता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं तो आयतन क्या होगा, और बढ़ते चले जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में दिया कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर नहीं। इसका ऑप्शन सही सी होगा। प्रश्न 5 में दिया हुआ है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम होता है क्या है, कालीन में जो जितना भी धूल कण है वो विराम के जरूरत में रहता है, विराम की अवस्था में रहता है। लेकिन जिस पर जैसे ही उस पर हम छड़ी से पिटाई करते हैं तो उसके बाद कालीन जो है, उसके बाद जो कालीन तो हिलने डुलने लगता है, वो गति कर जाता है। लेकिन वहीं पर जहाँ तक धूल का सवाल है, धूल जड़त्व हो यानी कि विराम के जड़त्व में रहने के कारण वो गिर जाता है। यही सिस्टम जो है आपको पेड़ से जो है पत्ता गिरने का, पेड़ से पका हुआ फल गिरने का तरीका है। इसका सही नियम होगा गति का प्रथम नियम। ऑप्शन ए सही होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? बर्फ सड़क से सख्त होती है? नहीं, सड़क बर्फ से सख्त होती है नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 में रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? ए में बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है, ये रीजन नहीं है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अब और फिर दिया बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में
अधिक होता है, नहीं गलत है। और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेड़ तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी तथा एवं बर्फ के रोड़ी एवं पेड़ के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल कम होता है लेकिन सड़क पर घर्षण बल अधिक होता है, ऑप्शन बी सही होगा। लकड़ी के सिलेंडर यानी कि कारा पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है और लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है और डी में दिया उपर्युक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई भी विकल्प हो सकता है, तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में एक नदी में चलता हुआ जहाज यानी कि समुद्र में आता है तब वो उसका स्तर क्या होगा। जैसे ही समुद्र में आएगा तो उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा, उतना ही रहेगा नहीं, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। सी में दिया है थोड़ा नीचे जाएगा, नहीं। डी में ऊपर या नीचे होना जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है, ये नहीं, सही उत्तर होगा कि थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में दिया लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाता है। लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी, ये रासायनिक प्रक्रिया सवाल नहीं है। लोहे का भार पानी से अधिक होता, ये नहीं है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, यही सही उत्तर होगा। पारा पानी से भारी होता है, ये नहीं है, सही डिसीजन होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहे का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण वो पानी पर तो तैरता है लेकिन पानी पर डूब जाता है, लेकिन पारे पर वो तैरता है क्योंकि पारा का डेंसिटी लोहा से अधिक होता है। प्रश्न 11 में जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, कमी होता है, यह कमी कितना होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, विस्थापित पानी के भार से कम, ये नहीं होगा। विस्थापित पानी के भार से अधिक नहीं, विस्थापित पानी पर निर्भर नहीं करता, ये सही नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। प्रश्न 12 में बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी, ये नहीं होगा। बर्फ पानी के जमने से बनती नहीं, बर्फ ठोस है जबकि द्रव है अल्कोहल। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ जो है पानी से हल्की होती है इसलिए तैरता है, जबकि अल्कोहल से भारी होता है इसलिए अल्कोहल में डूब जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। 13 स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकता, ये नहीं रीजन है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ये सही है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा गोली तैर नहीं सकता, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, नहीं। या पारे की सतह पर तैरेगा, सही है। यह घुल जाएगा, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नहीं होगा। सही उत्तर होगा कि यह पारे की सतह पर तैरता रहेगा, ऑप्शन बी सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 15 में किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम, ऑप्शन डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 16 में दिया वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। ये आयतन तो बदल जाता है, भार भी बदल जाता है, द्रव्यमान भी बदल जाता है, लेकिन घनत्व जो है उतना ही रहता है, घनत्व नहीं बदलता, ऑप्शन डी। प्रश्न 17 में दिया है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों। समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, ये नहीं है। समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायता देती है, नहीं है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ऑप्शन डी। और सी और डी में दिया समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है, आयतन नहीं है, घनत्व के कारण तैर पाता, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण। निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता और निम्न तापमान, ये घनत्व के कारण होता है, ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 19 में दिया समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग
समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा। 1/9, 1/10, 1/10, यानी कि 10 में से 1 भाग समुद्र के ऊपर रहेगा और 9 भाग जो है समुद्र के नीचे रहेगा। और सी में दिया 1/6 और डी में 1/4। सही उत्तर होगा 1/10 ऑप्शन बी। सेट 4 का अंतिम प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न का प्रश्न है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ये सही रीजन है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता नहीं, ये नहीं होगा। गहरे बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, घनत्व से रीजन मतलब नहीं है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता नहीं, यानी जैसे जैसे गहराई जाता है तो ऊपर से जो द्रव का प्रेशर जो होता है, द्रव का दाब जो होता है वो बढ़ते जाता है, इसीलिए जो है बांध का नीचे का भाग जो है मोटा बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही और सटीक उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने सेट 4 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का फटाफट रिविजन करवाया। अब मैं सेट 5 पर आपको लिए चलता हूँ। सेट 5 का पहला प्रश्न, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। जैसे हम प्रेशर डालते हैं तो बर्फ का गलनांक जो होता है, मेल्टिंग जो होता है वो घट जाता है। तो इसका सही होगा। फिर सी में दिया अपरिवर्तित रहता है, डी में पहले घटता है फिर बढ़ता है, ए में दिया पहले बढ़ता है यानी कि बढ़ जाता है तो घट जाता है, उसका गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 2 में दिया है, चौराहों पर पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। इसका रीज़न है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ये रीज़न सही है। पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है, ये रीज़न नहीं होगा। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता नहीं है। डी में पानी की सहनता के कारण ऐसा होता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन इसका सही ए होगा कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। प्रश्न 2 में दिया कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलती है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कि निचले तल का क्या हो जाता है, यह कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है और धीरे धीरे पिघलता है। इसी कारण कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो है उसका घट जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 4 में दिया है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा। ठीक है, यदि इतना क्षेत्रफल है, थोड़ा क्षेत्रफल है तो प्रेशर ज़्यादा है, अगर वही सी को क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रेशर सब जगह फैल जाएगा, इसके कारण जो है आदमी बच जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये सही है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ये रीजन नहीं है। सी में दिया कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटा है फिर बढ़ता नहीं। डी में दिया है कि दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है, इसका सही होगा दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए आपस में चिपक जाता है। प्रश्न 6 में दिया हुआ, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की छतें उड़ जाती हैं क्यों? क्योंकि छतों का आकार जटिल होता नहीं, छतें कस के बंधी नहीं होती हैं। डी में दिया, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे वह झटकों को अवशोषित कर सके। बी में फिश पट्टी सही तरीके से लगाने के लिए, पट्टियाँ समांतर रहने के लिए। डी में दिया हुआ है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाने से, यानी कि जैसे ही अगर चौड़ा पट्टी लगाया जाता है कि रेलगाड़ी के दबाव को एब्जॉर्ब को कम कर सके। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 में दिया है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घट जाता है। और डी में दिया, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ये रक्तदाब ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ना घटना से संबंध नहीं है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब यानी कि प्रेशर जो है कम हो जाता है, जिसके कारण से मुंह से आदमी को नाक से ब्लड निकलने लगता है, पेन से स्याही निकलने लगता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 में दिया हुआ कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, ये सही है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि नहीं, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित, ये भी गलत है। और डी भी गलत है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में दिया है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान 0.5% बढ़ जाएगा, नहीं 2% यानी कि दुगुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी होगा,
दुगुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में ऊंचाई किस जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसीलिए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, सही है। बी में दिया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी में दिया है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में दिया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और डी में दिया है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, 12 का ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में दिया है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कम रहता, अपेक्षित वेग घर्षण की कमी होता है, इसीलिए हम फिसल जाते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 14 में दिया जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी का झंझावात की संभावना अधिक होना होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा। डी में दिया शुष्क मौसम, शुष्क मौसम नहीं होगा, ये ऑप्शन सी है, यानी कि आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न 15 में हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? गुब्बारे के अमाप में कमी आएगा, गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के में आ जाएगा, गुब्बारा के अमाप वृद्धि होगा, गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के जैसा रहेगा। इसका सही होगा गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगा, इसका ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में दिया समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। बी में दिया है कि पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भरी नहीं जा सकती। डी में पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले सकते, ये गलत है। डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, ऑप्शन ए। प्रश्न 17 में दिया है कि जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न होता है, वहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाती है। डी में दिया है वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। प्रश्न 18 में उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब को घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी में दिया है कि वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। डी में वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। इसका सही होगा कि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 19 में हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता नहीं, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है और वायु दाब घट जाता है। इसका सही होगा कि वायु दाब, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है इसीलिए कि वो जो होता है वायु दाब वहाँ पर जाकर के घट जाता है, ऑप्शन डी सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 20 में यानी कि सेट 5 का अंतिम प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता और चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन डी में दिया है कि प्रयुक्त पानी का वाष्पन कम होता है। इसका सही होगा कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी सही और सटीक उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने फटाफट रिवीजन के तहत जो है सेट 5 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करवाया। अब मैं आपको सेट 6 पर लिए चलता हूँ। सेट 6 का पहला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से। इसका सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। सी में ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा, डी में अवकरण अभिक्रिया द्वारा। नहीं, सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 3 में दिया कि डायनेमो में परिवर्तित करता है, डायनेमो क्या करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, विद्युत मोटर करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में नहीं, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 4 में दिया कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका मदद होता है? प्रकाशीय सेल, प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का। इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का, ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, नहीं स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। इसमें पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी। प्रश्न 6 में दिया निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है? चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा, चलता हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा है, लेकिन डी खिंचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 7 में दिया जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? दुगुना, चौगुना, समान या तीन गुना? ये चौगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 8 में दिया सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ये सही होगा। सी में दिया कि व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, डी में व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है? यह किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम, शीतलन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और परासरण का नियम। सही उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में दिया कि स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के द्वारा किया जाता है? पास्कल, टॉर्सेली, आर्किमिडीज या डी में दिया न्यूटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पास्कल। 11 में दिया हुआ है रेल के पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। बी में दिया हुआ कि रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। सी में रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रण बल प्राप्त किया जा सके। डी में रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी के भार क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रण बल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई रहती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगा, नहीं। बी में दिया है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और जिससे वह गिरने से बच जाएगा। सी में वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। डी में दिया हुआ झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार किया जा सके। इसका सही आंसर होगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 में दिया कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, नहीं अंदर की ओर, आगे की ओर, बिल्कुल पीछे की ओर। इसका सही उत्तर होगा अंदर की ओर झुकता, ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग निकलता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री गुरुत्व या घर्षण बल? इसका सही होगा अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरती क्योंकि अपकेंद्रन बल पानी के वजन से अधिक होता है, ऑप्शन ए। अपकेंद्रन बल पानी के वजन से कम होता है। बी, सी में बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। डी में पानी और बाल्टी के बीच संयोजन बल अधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि अपकेंद्रन बल पानी के वजन से अधिक होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 16 में वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन, अपोहन, अपकेंद्रन और विसरण। इसका होगा अपकेंद्रन, ऑप्शन सी। प्रश्न 17 चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, ये रीजन नहीं है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता नहीं है, यह पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ये भी रीजन नहीं है। इसका मेन रीजन है डी में इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल से कम होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 18 में दिया है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? कौन? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट या विमान? ये जेट काम करता है रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी। प्रश्न 19 में दिया पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं होगा, ये भी नहीं है, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर वो जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा।
भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ए में 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा और 28 घंटा। ये 24 घंटा होता है, ऑप्शन सी। इस प्रकार से सेट 6 का मैंने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। यह फटाफट डिस्कशन श्रृंखला के अंतर्गत आपको 1 से 3 से 4, 5, 6 सेट का मैंने डिस्कशन करवाया। लगभग 60 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करवाया, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में आपका डाउट क्लियर हो सके और गलती करने से, माइनर गलती करने से आप बच सके। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएंगे। अब मैं आपको आगे का सेट सी में जो है 7 से लेकर के 10 तक का मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा। धन्यवाद।